नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बेबी कॉर्न मक्के की खेती से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। पशुओं को अजोला खिलाएं, अधिक दूध उत्पादन पाएं। किसान भाइयों, बेबी कॉर्न मक्के की मांग बाजार में वर्ष भर बनी रहती है, जिसके चलते किसान इसकी खेती तीनों मौसमों में करते हैं और अभी इसकी बुवाई का उत्तम समय चल रहा है। अगर आप भी बेबी कॉर्न मक्के की खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखें, इस बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार। हम बात करते हैं बेबी कॉर्न की खेती के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो हमारी रबी की फसलें हैं, जैसे मुख्य रूप से गेहूं है, दलहनी फसलें हैं, रबी की मसूर है, चना है, इन सब की कटाई हो चुकी है। बेबी कॉर्न मक्का की एक प्रजाति है जिसमें नंबर ऑफ कॉप्स, जो नंबर ऑफ बेबी कॉप्स हैं, जो भुट्टे निकलते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। एक पौधे में सामान्यतः 3 से 4 भुट्टे आ जाते हैं। जब ये कॉब यानी भुट्टे शिशुआवस्था में होते हैं, इसमें जब रेशा निकलने लगता है, इनमें बालियों में, कॉब में रेशा निकलने लगे, रेशा निकलने के 24 घंटे के अंदर, अर्थात परागण क्रिया होने से ठीक पहले हम कॉब को तोड़ लेते हैं। बेबी कॉर्न की बुआई के लिए जो हमारी मिट्टी हो वो दोमट, बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम होती हैं। इसके लिए हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये मृदाएं जल निकास युक्त होनी चाहिए। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। तो अब बात करते हैं हम पोषक तत्व प्रबंधन की। क्योंकि बेबी कॉर्न मक्के की तुलना में घनी फसल है, तो इसमें पोषक तत्व की ज़्यादा मात्रा पड़ती है। एक अच्छी पैदावार के लिए मृदा की जांच कराकर उर्वरक का संस्तुति की जा सकती है, लेकिन संस्तुति न होने पर किसी प्रकार हम मृदा की चेक नहीं करा पाए हैं, तो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस, 75 किलोग्राम पोटास एवं 5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर व्यवहार करना उपयुक्त पाया गया है। फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय हम कतारों में दे देते हैं, जबकि नाइट्रोजन की बची हुई 1/3 मात्रा हम यूरिया के माध्यम से देते हैं और बुआई के करीब 20 से 25 दिन बाद देते हैं, जब पौधा घुटने की ऊंचाई तक आ जाता है। नाइट्रोजन की अंतिम 1/3 मात्रा हम करीब 50 दिन बाद देते हैं, जब पौधे में बालियां आना शुरू होने की स्थिति है, यानी धरबान आने की स्थिति होती है, उस समय देते हैं। तो इस प्रकार नाइट्रोजन की आखिरी डोज जो 1/3 मात्रा है, उसको हम 45 से 50 दिन पर देते हैं, जब धनबाल निकलना शुरू होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भुट्टे हैं, भुट्टे के निकलने की संख्या जो बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं काप पोलिनिफिकेशन, वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि बेबी कॉर्न की कौन कौन सी प्रचलित प्रजातियां हैं। तो बेबी कॉर्न की हम उन प्रजातियों का जिक्र करेंगे जो हम अभी तक बहुत पॉपुलर हैं, जैसे HM4, HM4 बहुत ही अच्छी प्रजाति है। ये हाइब्रिड्स है, संकर प्रजाति है। इसकी उत्पादन क्षमता करीब 28 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है और ये करीब 65 से 70 दिन में तैयार हो जाती है।
अर्थात खेत में 65 दिन बाद इसकी तोड़ाई समाप्त कर ली जाती है। दूसरी प्रजाति है गोल्डन बेबी। ये भी एक हाइब्रिड है और इसकी भी उत्पादन क्षमता करीब 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक है और कटाई के बाद हरा चारा भी इन दोनों प्रजातियों में बहुत अच्छा मिल जाता है, करीब 400 कुंटल तक हरा चारा भी मिल सकता है। तो इसके बाद VL42। बुआई से पूर्व बीजों को कवकनाशी से लेना चाहिए ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। इसके लिए बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें। अब बात करते हैं हम इसमें स्पेसिंग का। जो बेबी कॉर्न की बुआई का दूरी होगा वो 40 सेंटीमीटर कतार से कतार एवं 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा। इस तरह से बात की जाए तो 1 हेक्टेयर एरिया में करीब 1 लाख बेबी कॉर्न का पौधा आ जाता है। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। अब बात करते हैं सिंचाई का। चूँकि बेबी कॉर्न गर्मी के मौसम में इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है कि बार बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो बेबी कॉर्न लगाने के समय हमें ध्यान देना होगा कि हमारे पास सिंचाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जनरली देखा गया है कि बुआई के 15 से 20 दिन बाद जब सॉइल मॉइस्चर कम हो जाता है तो उस समय एक सिंचाई की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर हमें एक सिंचाई, हल्की सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे खेत में पर्याप्त नमी रहे तो पौधा हरा भरा एवं स्वस्थ रहता है तो उत्पादन अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में किसान डेयरी व्यवसाय अपनाकर अच्छी आय कमा रहे हैं, लेकिन पशुपालक साल भर अपने पशुओं को पौष्टिक आहार नहीं खिला पाते हैं। इसी के साथ कई पशुपालक दाना बाजार से खरीदकर पशुओं के लिए आहार की पूर्ति करते हैं, जो कि काफी महंगा होता है। ऐसे में अगर किसान पशुओं के आहार में अजोला का समावेश करें तो इन सारी समस्याओं से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। तो आप कैसे उगाएं अजोला और किस प्रकार से पशुओं को खिलाएं, आइए इस बारे में जानते हैं एलन वर्मा से। पशुपालन में चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, मुर्गियां हो, खरगोश हो, बटेर पालन हो, इनमें आहार के लिए सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। और आहार में इस समय सभी पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाने की वजह से इनको पूरक आहार के रूप में पोषक तत्व अलग से दिए जाते हैं, जिनमें एक अजोला हरा चारा है। अजोला को पशुओं को खिलाकर पूरक आहार के पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। अजोला सूखे के आधार पर अजोला में 25 से 30% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, 10 से 15% खनिज तत्वों की मात्रा पाई जाती है, 7 से 10% एमिनो एसिड्स की मात्रा पाई जाती है, 2% विटामिन्स की मात्रा पाई जाती है और सभी तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं। अजोला उत्पादन तकनीक के लिए कच्ची और पक्की दोनों तरह की कैरी किसान भाई अपने घर पे बना सकते हैं। पक्की कैरी का निर्माण 1 फीट ऊंचा और ज़मीन के ऊपर होता है, उसमें जल निकास आसानी से हो जाता है। इसकी जो आदर्श साइज है वो 20 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी और 1 फीट गहरी होती है। पशुपालक भाई
अगर अपने बगीचों में भी लगाना चाहते हैं तो उसमें आधा फीट गहराई पर प्लास्टिक की सीट बिछाकर एजोला की क्यारी का निर्माण कर सकते हैं। इसमें वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्यारी को बनाते समय ध्यान दें कि 35 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं जाए। अगर इस तरह का होता है तो आप 50% ग्रीन नेट शेड का आप उपयोग कर सकते हैं, या आप बगीचों के अंदर जहाँ छायादार स्थान पर भी आप लगा सकते हैं। तो 35 डिग्री के ऊपर तापमान जाते ही एजोला जलने लगता है, तो आप इस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले जब क्यारी का निर्माण हो जाता है तो पेंदे में 2 इंच तक मिट्टी बिछाई जाती है, जो कि उपजाऊ मिट्टी हो और नमी की जगह की नहीं हो, जहाँ पर एल्गी नहीं हो, इस तरह की मिट्टी काम में ली जाती है। उसको 8 से 10 इंच क्यारी को पानी से भर देते हैं। पानी से भरने के बाद में उस क्यारी में 10 से 15 किलो ताज़ा गोबर का घोल बनाते हैं और घोल उस क्यारी में डाल देते हैं। किसान भाइयों, अजोला की खेती में इसकी उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। इसका अधिक उत्पादन लेने वाली किस्में हैं अजोला पिनेटा, केरोलियन, माइक्रोफिला इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके अजोला की खेती कर सकते हैं। इसके बाद 2 किलो अजोला बीज की आवश्यकता होती है, जो कि आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर और जहाँ पर आपके इनोवेटिव किसानों ने जो अजोला की क्यारियाँ लगाई गई हो, वहाँ से आप 2 किलो बीज खरीद ले। और एक क्यारी के लिए 2 किलो बीज पर्याप्त होता है। वो बीज आप क्यारी पर डाल दें और क्यारी में डालने के बाद में आप उससे हाथ से थपकी लगाकर उसको जड़ों को नीचे करें। इस प्रकार से आपकी क्यारी तैयार है और 15 से 20 दिन में आपकी पूरी क्यारी अजोला से भर जाएगी। इसके बाद आप 20-22 दिन बाद से 1 से 2 किलो अजोला आप रोजाना का निकाल सकते हैं। अजोला को खिलाने से पहले 1 सेंटीमीटर बड़े साइज के छेद किए हुए ट्रे में एकत्र करना चाहिए, ताकि पूरा पानी झड़ जाए। ट्रे को एक बाल्टी के ऊपर रखकर पानी से अच्छे से धोना चाहिए, ताकि गोबर की गंध निकल जाए। बाल्टी में एकत्रित पानी को पुनः गड्ढे में डाल देना चाहिए। प्राप्त अजोला को पशु दाने या पैरा के साथ मिलाकर पशु को खिलाना चाहिए। अजोला एक फर्न होती है जो हरे चारे के रूप में पशुओं को खिलाया जाता है। पशुओं को, गाय और भैंस को प्रतिदिन खिलाने के लिए 1 से 2 किलो अजोला की आवश्यकता होती है। भेड़ बकरी को 500 ग्राम तक रोजाना का दिया जाता है और खरगोश और मुर्गियों को रोजाना का प्रति नंग 100 ग्राम के आसपास दिया जाता है। प्रति पशु गाय और भैंस को अजोला खिलाने पर 20% दूध उत्पादन में बढ़ोतरी पाई जाती है, देखी भी गई है। बांझपन में सुधार होता है, पाइका रोग में सुधार होता है और मुर्गियों में अंडा उत्पादन में वृद्धि होती है, मांस उत्पादन में वृद्धि होती है। और भेड़ बकरियों में जहां हरा चारा नहीं मिल पाता है तो उनमें विटामिन और सभी तरह के पोषक तत्व उनको प्राप्त होते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार और पुष्पन की अलग अलग अवस्था के लिए खेतों में खड़ी है। तो आप इसकी अच्छी उपज के लिए फसल का प्रबंधन किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ रीना शर्मा से। किसान भाइयों, जैसा कि अभी खरीफ का सीजन चल रहा है
और चारों तरफ देख रहे हैं सोयाबीन की फसल लगी हुई है, क्योंकि ये खरीफ की फसल है। इसमें नीदा काफ़ी मात्रा में आते हैं, तो इसका हमें नीदा नियंत्रण करना अति आवश्यक है। और जब हम गुड़ाई करते हैं तो जड़ें थोड़ी सी खुल जाती हैं, इससे कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान बहुत अच्छा होता है और जड़ें काफ़ी विकसित होती हैं। एंजाइम होता है जो कि वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में काफ़ी हद तक सहायक होता है और करता ही है ये। किसान भाइयों, खरीफ मौसम की फसल होने के कारण सोयाबीन को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फलियों में दाना भरते समय यानी सितंबर महीने में यदि खेत में नमी पर्याप्त न हो तो आवश्यकता अनुसार 1 या 2 हल की सिंचाई करना सोयाबीन के अच्छे उत्पादन लेने के लिए अधिक लाभकारी होता है। तो सिंचाई की व्यवस्था होने पर फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। अब आती है बात किसान भाइयों, ये खरीफ की फसल है तो इसमें इल्ली होती है, जो मुख्य जो इसका कीट है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले तो हमें खरपतवार नियंत्रण करने के बाद, इस होस्ट प्लांट को ख़त्म करने के बाद आप इसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है इल्ली को, इसी में समाप्त कर देते हैं। यदि इसका कंट्रोल नहीं होता है फिर भी, तो आप स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर आप कीट वैज्ञानिकों से मिलकर, कीट वैज्ञानिकों से चर्चा कर और जो स्थानीय बाजार में जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे आप लेकर आएं और इसका स्प्रे करें, ताकि आप अपनी फसल को नुकसान होने से बचा सकें। सोयाबीन का घेरवा रोग यह एक फफूंद जनित रोग है जो कि फूल की अवस्था में देखा जाता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे सुई के नोक के आकार के मटमैले भूरे व लाल भूरे सतह से उभरे हुए धब्बे के रूप में पत्तियों की निचली सतह पर समूह के रूप में पाए जाते हैं। धब्बों के चारों ओर पीला रंग होता है। पत्तियों को थपथपाने से भूरे रंग का पाउडर निकलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग रोधी किस्में जैसे JS 2029, NRC 86 का प्रयोग करें। रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अब किसान भाइयों, एक चीज और आती है कि हमारी जो फसल है, तो देखा होगा आपने कि इसमें भी येलो मोजेक आता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, एक कैंसर का काम करती है। ये हमारे खेत में कैंसर है। यदि आपका 3-4 जगह यदि आपका ये फैला है और आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, आपने इसके उखाड़ कर नहीं फेंका, तो ये कैंसर की तरह पूरे खेत में फैल जाएगा। और अपने स्तर पर किसान भाइयों इसको खेत से निकाल कर तुरंत फेंकें और या गाड़ दें, जिससे कि ये आगे बढ़ ना पाए। यदि आपको लगता है कि नहीं ये समस्या 8 से 10% बढ़ गई है, तो आप तुरंत ही नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में कीट वैज्ञानिकों से मिलकर इसकी दवा पूछें और कीटनाशक जो कि बाजार में आपके उपलब्ध हो उसको लेकर आएं और तुरंत इसको आप इसका स्प्रे करें। यदि आपको देखा है कि नहीं हो पा रहा है कंट्रोल एक बार में करने से, फिर आप इसको 30 से 35 दिन के अंतराल पर आप फिर कर सकते हैं। जो सीड प्रोडक्शन के लिए यदि हम फसल ले रहे हैं, तो ये हमें रोगिंग का और जो विजातीय जो पौधे हैं इनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसको हमें बहुत अच्छे से इसका पहचान के इसको उखाड़ना चाहिए। आइसोलेशन जो डिस्टेंस होती है वो हमें इसमें मेंटेन करना बहुत आवश्यक होती है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धौलीपुर, जिला बेगूसराय के कृषक सुखलाल महतो ने। ये बोनसाई तकनीक से पौधे तैयार करने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुखलाल महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आज आपको हम ये बोनसाई के बारे में बताना चाहेंगे, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उपयोगी है। और ये जो बोनसाई है इससे है ना कई लाभ हैं। ये बड़े पौधे को हम छोटे गमला में लगा करके रख सकते हैं, उसकी ब्यूटी हम देख सकते हैं, उसका एस्थेटिक ब्यूटी देख सकते हैं, उसके फ्लावर्स को आप देख सकते हैं, उसके साथ ये बहुत उपयोगी है।
बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बौन रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यदि इसके उगाने की कुछ तकनीकी पहलुओं को जान लिया जाए तो इस व्यवसाय से अच्छी कमाई की जा सकती है। बोनसाई में हम ये देखेंगे कि वो छोटे पौधे को हम प्लांट को हम पॉट में रखते हैं। पॉट में जो मिट्टी होती है उसको छान करके उसको रखते हैं और हमें ये सोचना है कि हमें कितना बड़ा पौधा इसको रखना है। उस हिसाब से हम पॉट का साइज लेते हैं। मिट्टी का बर्तन चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, राउंड शेप का हो, स्क्वायर शेप का हो, जैसा हो बर्तन उसको फिर आप बोनसाई किस तरीके से रखते हैं। जैसे बरगद का पेड़ उसका अलग होगा, अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, संतरा का पेड़ है, इस तरीके का बोनसाई आप उसमें तैयार कर सकते हैं। फूल वाले में बोगनवेलिया बहुत प्रचलित है। आप उसका देखेंगे जो ट्री आर्किटेक्चर है उसको हम इसमें लाना चाहेंगे कि अपने से। पात्रों का चयन। बोनसाई तैयार करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे गमलों, 7 सेंटीमीटर गहराई वाली तश्तरियों, प्यालियों एवं लकड़ी के बने रंगीन डिब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के पात्रों में जल निकलने के लिए तली में 1 या 2 छिद्र अवश्य होने चाहिए। धातु, सीमेंट या चाइना क्ले आदि से बने पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पात्र धूप में शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। प्रत्येक तैयार पौध को छोटे आकार के ऐसे डिब्बों में प्रतिरोपित किया जाता है जिसके किनारों और तली में उचित आकार के छेद बने हों। इन डिब्बों में हल्का मृदा मिश्रण भरा जाता है। तो इसे हमें देखना होता है, इसमें हमें खास करके ध्यान देना होता है कि मिट्टी क्या अच्छे से उसको तैयार करें। मिट्टी को जब हम उसको तैयार कर लेते हैं तो उसमें है ना सरसों की खल्ली और मिट्टी में देखते कोई ऐसी बीमारी ना हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें इसको रोकना है। उसमें हम लिंडेन डस्ट मिला ताकि दीमक का कोई ना, खास कर झारखंड के मिट्टियों में इस सब चीज़ों को देखा जाता है, तो लिंडेन डस्ट मिला करके उसका चूर्ण हम ड्राई मैटर में दे और ये देखते हैं कि वो पानी को अच्छे देर तक सोखता रहे। इसीलिए जो पॉट होता है उसमें छेद होना चाहिए ताकि पानी भी निकलता चला जाए। पौधे कैसे लगाएं? बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पौधों को नर्सरी से खरीदा जा सकता है। ऐसे पौधों का चुनाव करना चाहिए जो बहुत कम मिट्टी में छोटे छोटे पात्रों में काफी लंबे अरसे से लगे हों। पौधों को रोपने का सबसे उपयुक्त समय बरसात या फरवरी-मार्च का होता है। पौधों को भूमि से अलग करते समय व गमलों में स्थानांतरित करते समय यदि अनावश्यक मिट्टी और जड़ें लगी हों तो अलग कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि पौधों की प्रमुख मूसला जड़ को नहीं काटना चाहिए। शुरू में इन पौधों वाले पात्रों को 3-4 दिन तक छायादार स्थान पर रखें। बाद में ऐसे स्थान पर रखें जहां सुबह की धूप 3-4 घंटे तक आती हो। बोनसाई के पात्रों को मिट्टी पर न रखकर पक्के फर्श पर रखना चाहिए। और उसमें हमें रूट की प्रूनिंग करते हैं, प्लांट की प्रूनिंग करते हैं और हमें देखना है किस दिशा में हमें ले जाना है। जब वो प्लांट उसमें हम पॉट में रखते हैं तो उसमें ग्रोथ होता है। ग्रोथ होता है तो हमको उस ग्रोथ को चेक करना है, उसको आगे नहीं बढ़ना देना है, बुशी नहीं बनाना है, उसको बड़ा नहीं बनाना है। तो उसके लिए हम प्रूनिंग करते हैं। उसके जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स को अननेसेसरी बर्ड्स हैं, कहीं पे कई जगह के बर्ड्स निकल गए तो उसको हटा देंगे ताकि हमें उसमें अच्छा उसका ग्रोथ हो। अगर हम चाहते हैं कि वो स्लैंटिंग टाइप का हो तो वो, अगर आप चाहते हैं सीधा पौधा हो तो वो इस तरह का, आप चाहते हैं उसके कई ब्रांचेज हों तो वो होते हैं। और इसमें हमेशा इसको केयर करने की जरूरत है। पॉट्स को फिर हम बदलते रहते हैं। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तनी को साध कर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है। तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। फिर जब हम फर्टिलाइजर देंगे तो देखेंगे कि उस वक्त फर्टिलाइजर देंगे जब ग्रोथ सीजन होगा उसके पहले।
और इसमें हम देंगे लिक्विड फर्टिलाइजर टाइप का, ज़्यादातर कोई हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सरसों की खल्ली दे दें, करंज की खल्ली को हम है ना लिक्विड फॉर्म में भी उसमें बीच बीच में डालते रहें तो ग्रोथ इसका अच्छा होगा। और इसके मेंटेन के लिए तो उसके है ना उसको हम इंसेक्टिसाइड उस पर हम डालेंगे, जैसे नुवान हो गया या ना मेटासिस्टिक्स हो गया, ये सब चीज़ को जो इंसेक्टिसाइड्स है उसको देख करके हम इसको मगर इसमें एक चीज़ है कि केयर करने की बहुत ज़रूरत है। सिंचाई। बोनसाई पौधों को हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए। गर्मी अधिक होने पर सुबह शाम पानी दें व पत्तों पर छिड़काव करें। वृक्ष का ऊपर वाला अग्रभाग इस प्रकार का हो कि वृक्ष के विस्तार का अंतिम छोर लगे। जड़ के समीप का तना अधिक आयु का लगे। वृक्ष की टहनियाँ स्वस्थ एवं कलात्मक आकृति में फैली हो। और इस प्रकार बोनसाई पौधे उगाकर आप अपने घर की शोभा और सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ एवं सुंदर बना सकते हैं। और बोनसाई से एक लघु व्यवसाय के रूप में आप अच्छी आय भी कमा सकते हैं। और इसका इतना इम्पोर्टेंस है, इसमें आय में वृद्धि होगी। हमने जाके चाइना में देखा था, किसान लोग इसको अपनाए हुए थे। 25 साल का 50 साल का बोनसाई होता है। बोनसाई कुछ 2 साल 5 साल 7 साल का भी होगा, मगर अगर अच्छी वैरायटी और मेंटेन करेंगे, अगर सपोज ये 20 साल का बोनसाई है तो आपको मिनिमम मैं कहता हूँ कि 25 से 30 हजार रुपये एक प्लांट के आपके मिलेंगे। 10 साल का आपका बोनसाई है तो इजीली हमारे कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे जो 5 से 10 हजार रुपये आपको एक प्लांट का देंगे। छोटा सा जगह रहेगा, आप घर के पीछे भी इसको लगा सकते हैं। बोनसाई एक बहुत अच्छा है और इसकी अगर किसी को जानकारी लेना है तो वो हमसे जानकारी ले सकते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उससे ले सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।